हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ये लास्ट वीडियो है क्लास 10th का हिंदी पेपर का। ये रहा अंतिम प्रहार। इसे ही ब्रह्मास्त्र समझिए। बात समझ में आया? इसी से ही टोटल 20 में 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ यहाँ दिया गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो इनका विशेष महत्व है उपन्यास के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खान। एक बार ऐसे सरसरी निगाह से आप देखते चले जाइए। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की एक विधा नहीं है महाकाव्य। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? तो आंसर है इसका केशव दास। क्या है? केशव दास है। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 7 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित हैं, जो कि 1943 में। द्विवेदी युग, यहाँ लिखा है द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं? तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, बिहारी ने किस भाषा में महाकाव्य की रचना की है? तो इसका आंसर नंबर है ए, ब्रज भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, श्रृंगार का रति। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों? जब सा, सी, सम, समान और सरिस शब्द करके आवे, ये अगर आएंगे कहीं शब्द, ये योजक शब्द हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? योजक शब्द बोलते हैं। ये कहीं भी अगर योजक शब्द आएंगे, आप समझ जाइएगा कि ये उपमा अलंकार है। जहाँ आपको इस तरीके से दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह नजर आएगा, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार वृद्धि होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तर्ण, तनुजा, तट तमाल, तट तमाल। तो देखिए त त त त बार बार आ रहा है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं, जहाँ मन, मनहु, जन, जनहु, इमि, जिमि ये शब्द आएगा, आप समझ जाइएगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंच मतलब आ गया 5। क्या गया? 5। जब गिनती आएगा तो गिनती से हो जाएगा द्विगु समास। जब विलोम शब्द आता है, जब विलोम शब्द आता है यानी एक दूसरे का उल्टा शब्द आता है, तब समझ जाइएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। जब विशेष विशेषण शब्द आ जाएंगे, तब कर्मधारय समास आ जाएगा। जैसे नील गगन, नीला है गगन। पास में तत्पुरुष समास देखिए, जैसे तत्पुरुष समास जेब कतरा, जेब को काटने वाला, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर
15वां, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, क्योंकि उपसर्ग जो होता है ये पहले लगता है, अब प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, तस्मै होगा। आगे चलते हैं। देखिए, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? होता तो 8 है रसगुल्ला, लेकिन दिया है 7, तो मारेंगे 7। अगला 19 नंबर, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसकी? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो ये होती है कर्ता और क्रिया की। बस में, क्योंकि जो कर्ता होता है वो क्रिया के अनुसार, या क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार आती है, इसलिए इसकी प्रधानता हो जाएगी। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता और क्रिया की प्रधानता होती है, ये दोनों कर्ता के अनुसार ही होते हैं। ये कर्ता जो होता है क्रिया के, क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार रहती है। जैसे हम बात करते हैं, राम जाता है, राम जाता है, तो ये राम पुल्लिंग है, तो जाता भी क्या है? पुल्लिंग है। राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो जाता भी क्या है? सिंगुलर। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग आता है, ये इससे आता है। बस में, इसलिए इसमें कहीं कर्ता नहीं लिखा है, तो यहाँ क्रिया की प्रधानता हो जाएगी। आगे चलते हैं। कह रसगुल्ला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है, या इसे आप वर्ड कहेंगे। तो बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ? तो बताइए मेरे दोस्तों, 20 में आपका कितना सही हुआ? चलिए अगला, ऐसे फिर अब टारगेट, अब आप ये क्वेश्चंस को ऐसे हल कीजिएगा, मुझसे पहले आप जवाब लगाइएगा, या तो ईमानदारी से, या तो ईमानदारी से, या तो ईमानदारी से आप अपने आप को चेक कीजिए कि इसमें से आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो ऐसे लास्ट में लिखते जाइएगा कि 20 में मेरा 19 सही हुआ रसगुल्ला, या 18 सही हुआ, या 17 सही हुआ। आप इस पेपर को इस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ईमानदारी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? सोच लीजिए किसकी रचना है। तो इसका आंसर है उपेंद्रनाथ अस्क। अगला प्रश्न, सोच लीजिए दूसरे का आंसर क्या होगा। किस कहानीकार की कहानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेमचंद की। आप एक बार रोक लीजिएगा, अगर आपको आता है, भले मैं लगा दे रहा हूँ, तो आप समझिए ये आपको आ रहा है, तो आप केवल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरा 20 में 20 सही था, 20 में 18 सही था। बात समझ आया? तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो बताइए तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय है। तो अज्ञेय का पूरा नाम पूछेगा तो हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा है, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है किसकी? तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा सम्मिलित नहीं है, मेरी आत्म कहानी। बात समझ में आया? छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए इसमें से कौन सही है? सोच लीजिए एक बार आप। रीतिकाल की काव्य भाषा है। तो बताइए छठवें का आंसर क्या है? उम्मीद है सोच लिए होंगे। ये है ब्रज भाषा। आगे, कवि भूषण की रचना नहीं है। ये देखिएगा, कवि भूषण की रचना नहीं है।
तो सातवें प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा? सातवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका। क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया? तो आठवें का आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नौवां प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक, देखिए कह रहा है तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो बताइए क्या कह के संबोधित किया है? राहों के अन्वेषी, या नई धारा के साथी, या साहित्य सहचर, या पथ के साथी? तो बताइए किससे संबोधित किया है? सोच के बताइए, मैं रुका हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा राहों के अन्वेषी। चलिए ठीक है, आगे। धूप के ध्यान की रचना किसकी है? धूप के ध्यान की रचना किसकी है? सोच के बताइए, धूप के ध्यान की रचना किसकी है? तो आंसर बी गिरजा कुमार माथुर। अगला सोचिए, करुण रस का पूछ रहा है, अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण का होता है शोक, श्रृंगार का रतिया प्रेम, शांत का निर्वेद, और रौद्र का क्रोध। अगला, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, अमानहु सुर सरिता विमल, जल ऋव उछरत जुग मीन। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? सोचिए जल्दी से, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई। 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? श्लेष होगा। क्या होगा? श्लेष होगा। अगला, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला क्या है? रोला एक, बताइए, अर्थ सम्मात्रिक लगा दें, कि सम्मात्रिक लगा दें, कि विषम मात्रिक लगा दें? बताइए क्या लगाएं? ऑप्शन आप लोग बताइएगा इसका आंसर, ठीक है ना? तो मैं 13 नंबर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि क्या लगाए हैं। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है, ठीक है ना? अगला, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसको भी लगाइएगा, इसको भी लगाइएगा। अगला 15 नंबर, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे समुदाय का बोध होता है। अगर पहला पद संख्यावाची है तो इसका मतलब ये द्विगु समास है। खीर शब्द का तत्सम, देखिए खीर शब्द का तत्सम, खीर को क्षीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षीर कहते हैं। तो 16 का सी हो जाएगा। अगला, कहा था तस्मय में विभक्त और वचन है। देखिए क्या कहा था, ध्यान देना। कह रहे हैं कि तस्मय में विभक्त और वचन है, यानी 17वां का क्या रहेगा? ए रहेगा, यानी चतुर्थी भक्ति एक वचन। आगे चलते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? मतलब जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख इसका अगर बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। कहीं देखिए आह शब्द आ जाएगा तो इस तरीके से लगा होगा। कहीं अगर हम बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, ये होगा। कहीं अगर छीछी की बात करते हैं, कहीं अगर छीछी की बात करते हैं तो वहाँ भी लगता है। पास में है? तो ये जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है इसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये हमेशा आश्चर्य पे वाव इस तरीके से लगेगा तो आप समझ जाइएगा ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि 19 नंबर कह रहा है, रोहन से चला नहीं जाता, आपसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो ये इस तरीके का जो सेंटेंस होगा उसे हम कहते हैं भाव वाच्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भाव वाच्य बोलेंगे।
चलिए ठीक है। विकारी शब्द आप लोगों ने पूछा था मुझसे, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है? बालक है, निकट है, पुराना है, पुस्तक पुस्तक है। तो बताइएगा इसमें से कौन सही है। तो मैं 20 नंबर वाला भी कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा। लाल लाल कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब बताइएगा प्यारे बच्चों, इसमें से आपका 20 में कितना सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या भूलूं, प्रश्न है पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, ये क्या है? तो ये आत्मकथा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखी कागज कोरे, रचना के लेखक कौन है? रचना के लेखक कौन है? तो बताइए। दूसरे का आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल। कौन हो जाएगा? कन्हैया लाल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ये इस तरीके से लिख लेंगे, ये आप शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो देखिए यहाँ तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी। क्या हो जाएगा? त्रिवेणी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम मौलिक उपन्यास क्या माना जाता है? तो बताइए। चौथे का हो जाएगा परीक्षा गुरु। चौथे का हो जाएगा परीक्षा गुरु। बात में देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। कब की बात है? ये 1882 की बात है। बात में तो ये एक लाल श्री, इनका नाम था लाल श्री, लाल श्री निवास दास, निवास दास ने सबसे पहले इसको, आप समझ जाइए क्या, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाल श्री निवास का ही उपन्यास है। चलिए ठीक है, आगे थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, बताइए शुक्लोत्तर युग का लेखक कौन है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आप लोग बताइएगा। चलिए बता देते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला तो ये आपको बताना पड़ेगा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। छठे प्रश्न का बताइए। तो ये मतिया मार दिया है कौन? आगे कह रहा है कि सातवें प्रश्न का, रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी सातवें प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका ब्रज भाषा, ठीक है। जो रीतकालीन का कवि हैं वो कहीं न कहीं किससे संबंधित है? ब्रज भाषा। अगला, अब बताइए आठवें प्रश्न का, छायावाद युगीन कवि हैं। तो छायावाद के कौन है? ये तो आप लोग जानते हैं भाई, वही वर्मा जी। कनुप्रिया की रचयिताकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है? कनुप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला, नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। बताइए हास रस का स्थायी भाव कौन है? 11 का आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे, इसका उत्तर क्या है? अगला, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होती है, ठीक है। और जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होती है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। बस में चलिए ठीक है, आगे सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए ऐसे 4 होता है, 4 चरण होते हैं। तो द्वितीय में जो होता है सोरठा में 13, तो द्वितीय और दूसरे और चौथे में 13-13, अब पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। बस में क्या है? छंद है, जिसके पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में
13 मात्राएं होती हैं। तो पूछ रहा है सोरठा छंद में दूसरे चरण में कितने होते हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो 13 का ए सही हो जाएगा। अगला, उपहार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपहार में कौन सा है? उप है। क्या है? उप है। अगला, त्रिभुवन में समास है। इसको आप कमेंट बॉक्स में 15 का उत्तर आप देंगे। ठीक है। ओष्ठ का तद्भव है। तद्भव मतलब जान रहे हैं ना? तो बताइए ओष्ठ का क्या हो जाएगा? बताइए 16 का, जल्दी बता दीजिए। तो ओष्ठ का हो जाएगा ओठ हो जाएगा। अगला, युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद का सप्तमी का एक वचन रूप क्या है? तो ये हो जाएगा त्वयी। क्या हो जाएगा? त्वयी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 19 नंबर पे, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य होगा। मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य जो है कर्मवाच्य में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये जिस टेंस में होगा, ये है जो वाक्य होगा जिस काल में होगा उसको उसी काल में बदला जाता है। देखिए ता है ती है, तो ये ता ही ती में होगा, ये तो गागी आ गया पास में। आप ये भी नहीं होगा। अब सोच लीजिए ये पहला और दूसरा में से कोई आपका आंसर होगा। तो 19 का क्या सही हो जाएगा? बताइए। छात्र विद्यालय में खेला करते हैं या छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है? तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। छात्र विद्यालय में खेलते हैं तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा छात्रों के द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। खेला जाता है। लास्ट प्रश्न है ये, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। बताओ रसगुल्ला, जल्दी बताओ क्या है? ये है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हो जाएंगे। पास में आया? शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो बताइए शुक्ल युगीन लेखक हैं कौन? आंसर शिव पूजन सहाय है। मोहन राकेश का नाटक है। तो बताइए मोहन राकेश का नाटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। तो साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो लेख विधा है किसकी? तो बताइए आलोचना की। किसकी है? आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? तो महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने कहा था, हाँ हम समझ रहे हैं क्या कहा था। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। तो पांचवे का आंसर क्या है? तो पांचवे का आंसर क्या है? बताइए इसमें से कौन है? चंद्रधर गुलेरी शर्मा है। छठे का देखिए, छठे का देखिए, कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। छठवें का ए केशव दास हैं। केशव दास हैं। सातवें प्रश्न की ओर आइए। कह रहा है कि प्रयोगवाद युगीन कृति हैं। तो बताइए सातवें का क्या हो जाएगा? सातवें का डी हो जाएगा। सातवें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पास में आया? तो क्या है? देखिए धूप के धान गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित प्रमुख प्रयोगवादी युगीन की कृति है। अगला प्रश्न देखिए सुमित्रा नंदन पंथ के बारे में। सुमित्रा नंदन पंथ जो है ये किसी भी एग्जाम के लिए वी इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। बात समझ आया? सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंथ की रचना कौन है? ये चिदंबरा है। बात समझ आया? चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन
1959, 1959। बात समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 10, गंगा लहरी किसकी बात कर रहा है? गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। गंगा लहरी की रचयिता कौन किया था भैया? पद्माकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अगला आप बताइए। हास रस का स्थायी भाव, ये मैं बताऊंगा नहीं। चलिए ठीक है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आप बताएंगे। ये ठीक है, यानी इसमें 12 नंबर का प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना? तो चलिए 12वें का आप उत्तर करेंगे तो 13वां का मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं, अभी तुरंत बताया हूँ। ये क्वेश्चन स्टार है, आप बताएंगे। अभ्यागत में उपसर्ग है कौन सा? तो अभी है। क्या है? अभी है। माता पिता में समास है, उल्टा सीधा आ गया तो ये क्या है? द्वंद्व समास। गिनती आया होता तो द्विगु समास हो जाता। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए अमीय, सुधा, पीयूष। बस में अमीय होता है, अमीय कहीं हो, कहीं सुधा हो, अमीय, सुधा, और पीयूष, ये शब्द कहीं दिखे आपको, वो पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताइए क्या है? बताइए। चलिए ठीक है, बहुत देर हो जाएगा, आप बता नहीं पाएंगे। पावन मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। तो ये पावन पवित्र का है। जबकि अमृत का क्या होता है? तो अमृत का हो गया जीवन, अमृत का हो गया अमीय, अमृत का हो गया पिय। ठीक है ना? जबकि पावन शब्द किसका है? पवित्र का है। तो करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पावन। 17 नंबर देखते हैं। युष्मद चतुर्थी एक वचन रूप है, तो बताइए 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा तुभ्यम। क्या हो जाएगा? तुभ्यम। ये आपका वीक पॉइंट है, मैं जान रहा हूँ, इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझला कि नाई बाऊ। तो चलिए 18वां का क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? चलिए तीनों बता दे रहे हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। तो 3 आप सबके साथ ऐसे वाक्य लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अगले प्रश्न बताइए, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? बस में भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यह भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट के सीरीज में है। तो ये है इसमें क्रिया की। कह रहा है कि विकारी पद के भेद होते हैं। किसकी किसकी बात कर रहा है? विकारी पद के भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बताइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो विकारी पद के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हो जाएगा, एक है भैया संज्ञा, और एक है सर्वनाम, एक हो जाएगा विशेषण, और एक हो जाएगा क्रिया। बस में है, ये इतना होता है। तो चलिए ठीक है, बताइए आपका इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं आपको एक पहले गुड न्यूज़ बता दूं। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि ये जितना भी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को टोटल कंबाइन करके लगभग 100 क्वेश्चंस होगा। आपको 1 घंटा कोचिंग पे बैठा करके ये टोटल मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तभी उसका आप 100 में 100 वहाँ क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर कोचिंग में आइए। आपको पूरी तरीके से यही क्वेश्चंस का पीडीएफ देंगे, तो आपका एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, बिना देरी करते हुए आगे फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि निर्मला जो है किस विधा की रचना है?
निर्मला जो है किस विधा की रचना है? तो निर्मला जो है ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तीसरा प्रश्न देखिए, पंचपात्र के लेखक कौन है? भाई पंचपात्र कौन है? पंचपात्र के लेखक कौन है? तो तीसरे का हो जाएगा सी, पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश भारती। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती। अगला, सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। अगला, रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं तो कौन है? बताइए। मतीराम है। कौन है? मतीराम है। देखिए, पहला भी तार सप्तक हो गया, दूसरा भी, यहाँ तीसरा भी हो गया और यहाँ दे दिया है दूसरा तार सप्तक। ठीक है, तो दूसरा सप्तक बताइए, दूसरा सप्तक कब? तो 1951 में प्रकाशित हुआ था। निहार निर्जा रश्मि आप जान रहे हैं किसका है? महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। अगला, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा ये किसकी है? तो हिम तरंगड़ी। किसका है? हिम तरंगड़ी से संबंधित है। ठीक है, काव्य संग्रह उन्हीं का है। आगे चलते हैं, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? तो दसवें का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? दसवें का उत्तर क्या हो जाएगा? दसवें का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप छापिए। ठीक है, दसवें का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप छापिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानवीकरण। अगला प्रश्न, चलिए बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का क्या होता है बताइए? क्या ये हास होता है? क्या निर्वेद होता है? क्या रति होता है या शोक होता है? तो करुण का होता है शोक, श्रृंगार का होता है रति, हास का होता है हास। देखिए, ये हास से होगा तभी तो हास होगा। ये जो है ये शांत का हो जाएगा निर्वेद। ठीक है, ये हो जाएगा श्रृंगार का हो जाएगा रति या प्रेम। आगे चलते हैं, तो देखिए, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, उसे रूप ही दे दिया जाता है, तो वहां हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। भाई देखिए, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है ना, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखिए, निर्गुण में बताइए कौन सा उपसर्ग है? नी है या गुड़ है या निर है या नीर है? तो सोच के बताइए क्या है? तो प्यारे बच्चों, निर्गुण में निर हो जाएगा, ये हलंत वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15वां कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल जो है, नील कमल में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्म धारय समास। क्या हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, कह रहा है कि देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देव नदी किसका पर्यायवाची है? 16 का सी हो जाएगा, यानी गंगा का पर्यायवाची है। हर हर गंगे। अगला, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उस माभी शब्द में विभक्ति यौम वचन है, तो बताइए इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो बताइए, इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। 17 का हो जाएगा ए। 18 नंबर पे आइए, आइए जल्दी 18 नंबर पे। कह रहा है कि विकारी पद में कितने प्रकार के होते हैं? अभी तुरंत बताया हूँ, आप इसलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, कितने होते हैं। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 8 होते हैं। क्या आप जानना चाहोगे कौन कौन होते हैं? तो चलिए बता दे रहे हैं। एक होता है विधानवाचक। क्या होता है? एक होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक। ठीक है, क्या होता है? निषेधवाचक। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। चौथा होता है
आज्ञा, आज्ञावाचक। क्या होता है? आज्ञावाचक। पांचवा होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, पांचवा होता है विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अगला हो जाएगा इच्छावाचक, इच्छावाचक। अगला हो जाएगा संकेतवाचक। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। अगला हो जाएगा संदेहवाचक। क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। इस तरीके से प्यारे बच्चों वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कब? अर्थ के आधार पर। अगला ये कह रहा है कि थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर दूं, इनको पहले मिटा देते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता। तो देखिए अगर बात करेगा कि मुझसे मुझसे चला नहीं जाता, नहीं जाता, तो इसका मतलब अगर नहीं करके जब निगेटिव करके आवे, जब निगेटिव करके आवे तो ज़्यादातर 90% चांस होता है कि ये क्या हो जाए? भाववाच्य हो जाए। क्या हो जाए? भाववाच्य हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन कहीं दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, सी हो जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 20 में से कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 20 में 20 हो गया, 20 में 19 हो गया, 20 में 18 हो गया। ठीक है ना? चलिए प्रश्न पहला है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान। आजात शत्रु, देखिए आजात शत्रु के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर भैया अपने हैं। कौन है? जयशंकर भैया हैं। अगला, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो बताइए विधा के कौन है? तो तीसरे का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की जो समयावधि होती है, ये तो सोचना पड़ेगा मुझे। एक बार आप बताइए क्या हो जाएगा? शुक्लोत्तर युग की समयाविधि क्या हो जाएगी? तो 1938 से 1947, 1938 से 1947। बस में आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है, देखिए ये लास्ट समय में 20 में 20 पाने का यही एकमात्र तरीका है, केवल आपको प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना? प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। अब आप यही अपने आप को परख लीजिए कि 20 में आपको कितने सही हो रहे हैं। आइए देख रहे हैं कि कोई एक क्वेश्चन है नहीं, इसमें ग्रामर भी है, इसमें गद्य भी है, इसमें पद्य भी है, इसमें वाक्य भी आ रहा है, इसमें सर्वनाम भी आ रहा है, इसमें वाच्य भी आ रहा है। तो मतलब इसमें टोटल प्रश्न डिस्कस हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, बताइए छठवें का, छठवें का बताइए कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। छठवें का बताइए क्या विशेषता है? तो नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला, रीतिकाल की समयावधि है। समयावधि क्या है रीतिकाल की? रीतिकाल की 1643 से 1843 तक। ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, ये जबरदस्त क्वेश्चन स्टार है। ठीक है ना? आधुनिक युग, देखिए स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा को कहते हैं, जिनकी रचना निहार निर्जा रश्मि है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। कह रहा कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? 10वें का हो जाएगा, 10वें का हो जाएगा सी, तीसरा सप्तक के। पास में 10वें का हो जाएगा सी। 11 नंबर पे, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुदिन
दुर्दिन लिखा है, दुर्दिन, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बसने आई। बताइए इसमें से कौन सा रस है, सोचिए कौन सा रस है इसमें। तो रस है इसमें प्यारे बच्चों करुण रस है। क्या है? करुण रस है। 11 का हो जाएगा बी। आगे चलिए 12 नंबर, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है कब? जब उपमेय में, जब उपमेय में, उपमेय में उपमान, उपमान की क्या बताया जाए? समानता, समानता। तो उपमेय में उपमान की समानता बताई जा रही है ऑप्शन नंबर ए में। बस में अगला, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम और 24-24 मात्राएं होती हैं? तो ये तो जच्चा बच्चा जानता है कि 24-24 मात्राएं सिर्फ किस में होती हैं? रोला भाई साहब में। किस में हो जाएगी? रोला में हो जाएगा। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। परिपूर्ण में क्या है? तो परिधन पूर्ण, तो परि हो जाएगा उपसर्ग। ये बताइए माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये दोनों उल्टा सीधा लग रहा है, विलोम लग रहा है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास। अगर गिनती आया होता, अगर गिनती आया होता तो मैं समझ जाता द्विगु समास, लेकिन ये विलोम आया है रसगुल्ला। क्या आया है? विलोम आया है, इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धीरज का तत्सम रूप कौन सा है? तो धैर्य है। ये बहुत छठवा वाला क्वेश्चन आ गया, एक बार देखिएगा। कह रहा है कि तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। देखिए विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? 4 होता है, बताया हूँ। संज्ञा हो गया, ये हो गया सर्व नाम हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, और एक विशेषण हो गया। एक 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 एक, एक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना? ये 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक शब्द क्या है? शिक्षक। तो शिक्षक के अंदर शिक्षिका भी आ जाएंगी, शिक्षक भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब जिसका सिंगुलर प्लूरल बन जाता है वही जातिवाचक संज्ञा, इसका मतलब यही जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे तो बताइएगा प्यारे बच्चों, आपका 20 में कितना मार्क्स आया है? आपका 20 में सॉरी 20 में आपका कितना मार्क्स आया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ईमानदारी से 20 में 20 मत लिख देना यार, कितने लोग हों। ये पहला, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है ना? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तीसरे प्रश्न में आते हैं। अपनी अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की विधा है स्मरण। क्या है? स्मरण। चौथे का देखते हैं। चौथे का आइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो चौथे का सी आजात शत्रु। आजात शत्रु नहीं है। पास में है। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि गुनाहों का देवता के लेखक, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? वेरी वेरी, देखा कितना ज़्यादा, देख लो बहू कितना ज़्यादा में स्टार हम देत बाटी। इसमें ये हो गया, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो छठवें का बताइए कौन सा है? राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्ता जी को। ठीक है ना? गुप्ता जी को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। आगे 7वें प्रश्न पे आइए। रामचंद्रिका
रामचंद्रिका की बात कर, रामचंद्रिका, श्री रामचंद्र की जय। तो कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, केशवदास। कौन है? केशवदास। फिर कह रहा है कि घनानंद घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। कब के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावादी छायावादी की प्रथम प्रमुख विशेषता क्या है? तो नौवें का हो जाएगा प्रकृति का मानकीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार देखेंगे, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। 10वां, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है? हीरानंद, हाँ ये है अज्ञेय हो गया, ठीक है ना, वात्सन अज्ञेय। फिर वही पुराना, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। कह रहा है कि भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। देखिए सी शब्द आ गया, पता लगाइए क्या है, मुझे तो पता नहीं हो रहा है। जहाँ सा सी से सम समान आ जाता है, जहाँ सा सी से सम समान, जहाँ सरिस शब्द आता है, बताइए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 12 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, वैसे 12 वैसे बी। अगला 13 नंबर, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद को जब पढ़ते हैं आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। ये एक नया क्वेश्चन आ गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला अभ्यास, कह रहा है कि अभ्यास में अभिधन आस होता है, ठीक है ना, अभ्यास में अभी उपसर्ग हो जाएगा। देखिए पंचतंत्र में कौन सा समास है? बताइए, सोच के बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसमें पंच मतलब 5, इसमें गिनती का बोध हो रहा है, ठीक है ना, तब इसका मतलब ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है कि दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द का पर्याय शब्द है? अरे भाई मुझे तो जान ही रहे हो यार, अब इनको न बता पाओ तो बेकार है। ठीक है ना, कैसा लगा जी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इन्हीं का नाम है दिनकर, इन्हीं का नाम है दिवाकर और इन्हीं का नाम है भास्कर, ठीक है ना, तथा यह सूर्य का पर्याय वाची शब्द है। तो चलिए ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देंगे। यही एक क्वेश्चन है जो आपसे मैं कठिन क्वेश्चन पूछा हूँ, कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आपको इसका जवाब देना होगा। देखिए मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, 18 नंबर वाला भी प्रश्न का उत्तर आप देंगे, ठीक है। 18 नंबर, देखिए सूरज, देखिए सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, वाक्य किस प्रकार का है? बताइए, जब कंजक्शन और होगा तो बताइए इसे क्या बोलेंगे? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द, चलिए इसे एक बार बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं राम, राम जाता है, प्यारे बच्चों ये सरल वाक्य है। क्या है ये? सरल वाक्य है। लेकिन जब और से, जब इसलिए से, जब जुटा रहेगा तब बताएंगे वो संयुक्त वाक्य है। और जब आश्रित वाक्य कब होता है? जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, या सूरज ने कहा वह आएगा। तो देख रहे हो कि ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड है। पास में आया? जब निर्भर होगा, जब निर्भर होगा तब उसे मिश्रित वाक्य बोलेंगे। और जब दो वाक्य होंगे, जब दो वाक्य होंगे और वह किसी न किसी कंजक्शन वर्ड से जुड़े रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य बनेंगे। जैसे कि इसमें सूरज निकला, ये भी कंप्लीट है, चारों ओर प्रकाश फैल गया तो ये भी है, ये और से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो बताइए,
मोहन तो संज्ञा है रसगुल्ला, बगीचा भी संज्ञा है, सच्चा भी देखिए संज्ञा है, लेकिन तुम जो है ये सर्वनाम है। तो मैं, तुम, अगर आप की बात करते हैं, अगर हम की बात करते हैं, अगर तुम्हारा की बात करते हैं, अगर मेरा की बात करता है, अगर मेरे की बात करता है, अगर तुम्हारे की बात करता है, बात समझ में आया, मैंने की बात करता है, तो ये सब क्या हैं? ये सब रसगुल्ला, ये सब सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। बात समझ में आया? तो चलिए ठीक है, कुछ एक विशेष बात आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना? विशेष बात बता रहे हैं। आप इस जितना मैं सीरीज करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सीरीज जितना मैं करवा रहा हूँ, टोटल सीरीज को आप समझिए कि यही आपका बोर्ड परीक्षा है। और देखिए कि 20 में आप कितना नंबर अचीव कर पा रहे हैं। जो बच्चा डेली 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चंस करेगा, समझ जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में जाने के बाद वो 20 में 20 करने वाला है। सोचिए प्यारे बच्चों, अगर आप 20 में 20 सही कर लेते हैं तो बाकी 50 नंबर का पेपर होता है रसगुल्ला। अगर 50 नंबर में से आप 40 नंबर पा जाएंगे, 40 पा जाएंगे और ये 20 नंबर पा जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 60 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 नंबर हो जाएगा। और 60 नंबर ये अगर 30 नंबर प्रैक्टिकल पा गए तो ये 90 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 नंबर। और 90 का मतलब हो जाएगा 90% हो जाएगा। बात समझ आया? तो इस तरीके से उच्च विचार को लेकर के आप चलिए, कहीं न कहीं आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। बात समझ आया? तो इस तरीके से मैंने टोटल प्रश्न इसमें करा रखा है। आपको यदि किसी भी प्रश्न में डाउट होगा, संदेह होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ठीक है ना? अगर बीच में कहीं भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ सिर्फ आपको हंसाने के लिए। बात समझ आया? तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।